Hi friends, welcome back with Blogman King Kaushik. So first of all, जो लोग भी इस सेशन को ज्वाइन किए हो बिकॉज आपने फिनेंस इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन किए हो, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई बिकॉज यू आर टेकिंग अ वेरी वाइज डिसीजन. Now who am I? My name is Kaushik Datta. I'm into this industry for last 18-19 years. I worked with big brands like HDFC Life, Max Life, and lastly I was the training head of Bajaj Life Kolkata. With the request of many of my current associates, कंपनी जिन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ उन लोगों का रिक्वेस्ट में मैं इसको फिर से लेके आया हूँ. तो आई थॉट कि वाई नॉट शेयरिंग विथ यू ऑल टू हेल्प यू ऑल. आज का सेशन इज ऑन IC38 प्रिपरेशन. इट हैज गॉट टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में आई विल प्रेजेंट यू लाइन बाय लाइन अबाउट द नॉलेज ऑफ इंश्योरेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा. एंड इन द सेकेंड पार्ट आई विल गाइड यू हाउ टू प्रैक्टिस जस्ट बाय यूजिंग योर मोबाइल फोन. सो दिस प्रेजेंटेशन विल हेल्प यू अ लॉट. और अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर मेरे को लाइक कीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. तो शायद आपके मन में ये चल रहा है कि वाई शुड आई लाइक यू सब्सक्राइब यू. इसमें आपका ही फायदा होगा बिकॉज ट्रैवल छोड़ के लाइफस्टाइल सेगमेंट में बहुत सारा कंपनीज जो बेस्ट प्रोडक्ट है राइट नाउ इन द मार्केट मैं शेयर कर रहा हूँ अपना व्यूअर्स के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ देम. सो शायद ये आपका भी काम में आ जाए. तो जरूर मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. आई कैन एश्योर यू दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर. मैं चाहता हूँ कि मैं जिस हिसाब से आपको गाइड करूँगा इन दिस मॉड्यूल जस्ट उसको फॉलो करते रहिए. आई कैन एश्योर यू आप आराम से पास हो जाओगे. और सबसे बड़ी बात है आपका नॉलेज भी बढ़ेगा. ये जो इंडस्ट्री है इंश्योरेंस इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ बूमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया. इस प्रोफेशन और दूसरा कोई भी प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योरेंस सेल्स अगर आप एक बार करोगे और आपका कस्टमर जितना साल तक प्रीमियम भरते जाएंगे आप आराम से घर में बैठ के इनकम करते जाओगे, जो दूसरा किसी प्रोफेशन में नहीं है. राइट, कंपनी कोई भी हो, ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज आर गुड, डोंट वरी अबाउट इट. सो जम के काम कीजिए एंड जम के इनकम कीजिए. तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन IC38 एग्जाम प्रिपरेशन विथ ऑनलाइन प्रैक्टिस ट्रिक्स. तो देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जिसके ऊपर क्वेश्चंस आंसर आपको मिल जाएगा. So we will discuss one by one during this presentation. So what is IRDA? IRDA is a regulator for insurance companies in India. So आज के दिन में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जो कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से, दैट इज IRDA. तो IRDA का फुल फॉर्म इज रेगुलेटर फॉर नाउ इसका फुल फॉर्म इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नाउ एज इसका गठन कैसे हुआ था? इन द ईयर 1993 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड Mr. R.N. Malhotra, who was the ex-governor of RBI, उनको ये कहा गया था कि आप एक ऐसा कुछ सुझाव दो हम लोगों को ताकि हम लोग इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन को इंडिया में बढ़ा सकते हैं. सो अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर R.N. Malhotra, a committee was formed in the year 1993, that is Malhotra Committee. And as per his recommendation, like other controlling authorities, जैसे हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं RBI, उसी हिसाब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं आज के दिन में IRDA. सो IRDA एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1999 एंड इसका स्टार्टेड ऑपरेशन एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन इंडिया फ्रॉम अप्रैल 2020. So IRDA has been subsequently renamed as IRDAI in 2014. And आज के दिन में इंडिया में there are 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज अंडर IRDA. So और एक इंश्योरेंस के बारे में हम लोग शायद जानते हैं, that is called postal life insurance. But postal life insurance is not doesn't come under IRDA. It is under postal scheme basically. तो ये सारे चीज जो हमने शेयर किए बेसिकली these are important points. तो इसके ऊपर सवाल आ सकते हैं. IGMS. What is IGMS? इसका फुल फॉर्म इज इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसी के अंदर में इट्स इनिशिएटेड बाय IRDA. कस्टमर अपना ग्रीवेंसेस IRDA के पास भेज सकते हैं थ्रू दिस सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज we'll discuss about the concept of life insurance. Now what is life insurance basically?
लाइफ इंश्योरेंस नथिंग बट इट्स अ ट्रांसफरिंग ऑफ रिस्क और रिस्क पुलिंग। मतलब क्या होता है, आज के दिन में मान लीजिए कस्टमर, एक मैं कस्टमर हूं, मैं आप एक पॉलिसी खरीद रहा हूं बजाज से, सो आई एम पेइंग ए प्रीमियम ऑफ 1 लाख ऑफ रुपीज। सो अगेंस्ट दिस व्हाट बजाज इज गिविंग मी, बजाज इज गिविंग मी अ सम एश्योर्ड ऑफ 10 lakhs। तो ये 1 लाख के बदले में मैं आज के दिन में मैं अपना 10 लाख का सामने 10 लाख का बेसिकली रिस्क में ट्रांसफर कर रहा हूँ बजाज के ऊपर या इंश्योरेंस कंपनी के पास। सो दिस इज कंसेप्ट इज कॉल्ड बेसिकली रिस्क ट्रांसफर। नाउ इस रिस्क ट्रांसफर कैसे होता है, बेसिकली जैसे आज के दिन में बजाज में करीबन बहुत सारे कस्टमर बेस है, लेकिन क्या होता है कि ये सारे कस्टमर्स अपने हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से दे आर पेइंग प्रीमियम्स, बट होता क्या है कि एक साथ सबका, लेकिन दे आर नॉट फेसिंग चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो हर एक का पुलिंग के हिसाब से हम लोग उसके हिसाब से उसके जरूरत के हिसाब से दे आर पेइंग प्रीमियम, सो उनके हिसाब से हम लोग रिस्क को पुल कर रहे हैं। सो इंश्योरेंस इज बेस्ड आउट ऑफ रिस्क ट्रांसफर एंड रिस्क पुलिंग। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंश्योरेंस? बेसिकली इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन एसेट। सो हु इज एन एसेट हियर? एसेट इज द ह्यूमन लाइफ। तो आज इस ह्यूमन लाइफ का वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस। सो कौन सा चीज को हम लोग प्रोटेक्ट कर रहा है? वी आर प्रोटेक्टिंग द रिस्क। क्या क्या रिस्क हम लोग के ऊपर है? सो व्हाट आर द रिस्क वी आर हैविंग बेसिकली? नाउ द रिस्क्स आर अनटाइमली डेथ। सो कोई भी डेथ, अर्ली डेथ और प्रीमेच्योर डेथ एंड लिविंग टू लॉन्ग। शायद आप लोगों को लग रहा है कि लिविंग टू लॉन्ग रिस्क क्यों है? बिकॉज एक टाइम के बाद अगर हम जिंदा रह गए और मेरा रिटायरमेंट हो गया है, भले मेरा सर्विस से या मेरा जॉब से मैं काम नहीं करने का लायक नहीं रहा, बट स्टिल आई एम लिविंग, तो फॉर माई सर्वाइवल आई नीड मनी। So that's why living too long is also a risk. Now, insurance is a method of sharing the loss of few by many. Now, what is this basically? जैसे हमने कहा कि आज के दिन में बजाज में जितने सारे कस्टमर्स हैं, सारे कस्टमर्स का लेकिन एक साथ they are not facing any challenges, risk. But इसमें से भले few are facing challenges every year. तो इतने सारे जो कस्टमर्स हैं, उनका फंड से हम लोग इनको बाकी जो लोग शेयर रिस्क को फेस कर रहे हैं उनको हम लोग इसका कंपेंसेशन दे रहे हैं। सो इट्स अ कंसेप्ट ऑफ, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी हम लोग अगर फॉर्म करते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग सब अपने हिसाब से वहां पे पैसा लगाते हैं, लेकिन जिसको पैसे का जरूरत पड़ता है उस फंड से वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम थिंग, यहाँ पे कुछ आदमी का प्रॉब्लम है जहाँ पे बाकी आदमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट द पर्सन फेसिंग चैलेंजेस आर गेटिंग कवर्ड। नाउ अगर आप इंश्योरेंस नहीं करते हो, सो व्हाट यू आर डूइंग द रिस्क रिटेंशन। अपना रिस्क आप खुद लेके घूम रहे हो, सो यू विल फेस द चैलेंजेस इफ यू आर नॉट ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनीज। नाउ ह्यूमन लाइफ वैल्यू क्या होता है? ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब जैसे आप लोग जानते हो कि हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट या सर्विस का कुछ ना कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होते हैं, बट नॉर्मली एज ए ह्यूमन बीइंग वी डजंट नो आवर वैल्यू। सो ह्यूमन लाइफ वैल्यू वाज डिवाइस्ड बाय प्रोफेसर हुबनर। सो इसके हिसाब से हम लोग जान पाते हैं कि एक आदमी के लिए उनके इनकम के हिसाब से, उनके जरूरत के हिसाब से उनको कितना इंश्योरेंस का अमाउंट चाहिए। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन लाइफ वैल्यू। एंड इंश्योरेंस इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, एंड इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग खरीदते हैं, इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, एंड इट कम्स अंडर गवर्नमेंट, इट्स गवर्नमेंट बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सो यहाँ पे भी मैं जो चीज शेयर किया हूँ, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली इसी के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। नाउ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस। सो फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया इज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, which was formed in the year 1880. First Indian life insurance company का नाम क्या है? It is Bombay Mutual Assurance Society, which was formed in the year 1870. And first life insurance company in the world is Amicable Society for Perpetual Assurance. ये कहाँ पे था? Basically, it was in London, and it was formed in the year 1706. National Life Insurance Company, nationalization of life insurance company कब हुआ था? It was basically मतलब LIC का गठन कब हुआ था? It was formed in the year 1956, 1st September 1956. ये जो मॉडर्न लाइफ इंश्योरेंस का कंसेप्ट, ये इसका ओरिजिन कहां से आया? इट हैज कम फ्रॉम लॉयड्स कॉफी हाउस, लंदन। सो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, व्हिच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1906, जो आज तक भी वो कंपनी अभी भी काम कर रही है। नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, गिबना एक्ट, ये कब फॉर्म हुआ था? इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1972।
एंड इंश्योरेंस को लीगल दायरे में कब लाया गया था? इंश्योरेंस एक्ट वाज फॉर्म इन द ईयर 1938. सो फास्ट लेजिस्लेशन ऑफ टू रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया. ये कब से लागू हुआ था बेसिकली इंश्योरेंस एक्ट? 1 जुलाई 1938. तो ये सारे पॉइंट्स भी जैसे ऑलरेडी शेयर किया हूं आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर चांसेस आर वेरी हाई गेटिंग क्वेश्चंस. सो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये सारे जो डिटेल्स हमने शेयर किए हैं, साल, कंपनी नेम, ये फॉर्मेशन डेट्स, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आप लोगों को. नाउ इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, व्हाट इज दैट? एज वी ऑल नो कि इंडिया में अगर कोई इलीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं हम लोग के पास, तो एज पर द लीगलिटीज उसके बाद क्या होता है, हमको कोई भी लीगल प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब मिलेगा, इफ यू गो टू द कोर्ट, वी नेवर नो. बट जस्ट टू गिव द कस्टमर्स अ प्रेफरेंस और कस्टमर को हेल्प करने के लिए IRDA हैज अपॉइंटेड एक पर्सन जो एक मिडलमैन के हिसाब से काम करते हैं, उनको बोला जाता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन. लेकिन ओम्बड्समैन का लिमिट इज अप टू 20 लाख, मतलब 20 लाख का समेशन तक ही ओम्बड्समैन अपना राय सुना सकते हैं या उनका सजेशन और सुझाव दे सकते हैं. बट ओम्बड्समैन के आपके पास अगर आपको जाना है तो आपको कोई भी क्लेम अगर रिजेक्शन किया है इंश्योरेंस कंपनी, उसको लेके अगर आपको लीगली केस करना है, ओम्बड्समैन के पास जाना है, तो यू हैव टू गो टू ओम्बड्समैन विद इन 1 ईयर ऑफ रिजेक्शन ऑफ द क्लेम. एंड इसके लिए आपको कोई फी जमा नहीं करना पड़ेगा. देयर इज नो फीस फॉर टू फाइल अ कंप्लेंट. सो पूरी इंडिया में देयर आर 12 नंबर्स ऑफ ओम्बड्समैन ऑफिसेज इन इंडिया. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाई शुड आई गो टू द ओम्बड्समैन? नाउ ओम्बड्समैन का क्या है, एक लिमिटेशंस है. एज पर IRDA नॉर्म्स, ओम्बड्समैन को अपना जो भी राय, जो भी सुझाव है, उनको देना पड़ेगा विद इन 3 months और 90 days के अंदर में, बाय कंसल्टिंग विद द कस्टमर एंड द कंपनी. नाउ द ब्यूटी ऑफ इट इज, अगर मान लीजिए ओम्बड्समैन ने अपना राय सुना दिए हैं और वो चीज अगर कस्टमर को पसंद आ गया है, तो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को मानना ही पड़ेगा. एंड उनका जो अवार्ड होगा वो विद इन नेक्स्ट 15 days के अंदर वो कंपनी की तरफ से कस्टमर के पास देना ही पड़ेगा. सो दैट इज बेसिकली ओम्बड्समैन वाज फॉर्म्ड टू हेल्प कस्टमर्स टू गेट देयर बेनिफिट्स. नाउ बट ओम्बड्समैन के पास कोई लीगल पावर नहीं है, तो इसलिए अगर कोई कस्टमर ऑलरेडी केस दूसरा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कर चुके हैं, तो ओम्बड्समैन विल नॉट कंसीडर दैट केस और रिजेक्ट द केस, बिकॉज ही कैन नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ इंडिया. सो अगर आप ऑलरेडी केस कर चुके हो तो आप इन ओम्बड्समैन के पास जा नहीं सकते हो. नाउ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या कोपा, व्हाट इज दैट? इन शॉर्ट में हम लोग जिसको कोपा बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1986, जिसको अमेंडमेंट किया गया था 2002 साल. नाउ एज पर द इंडियन कोर्ट्स, हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया. वन इज डिस्ट्रिक्ट लेवल, सेकंड वन इज स्टेट लेवल एंड थर्ड इज नेशनल लेवल. सो इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट के ऊपर आप कौन सा कोर्ट में जाओगे ये डिसाइड होता है. सो एज ऑलरेडी शेयर की, ओम्बड्समैन के लिए भी लिमिट इज 20 lakhs. सेम वे इफ यू गो टू द डिस्ट्रिक्ट, अगर आपका क्लेम का वैल्यू अप टू 20 lakhs है, देन यू हैव टू फाइल अ केस टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. If your claim amount is 20 lakhs to 100 lakhs या 1 crore, then you have to go to the state court. And it is more than 100 lakhs or 1 crore, then you have to go to the national courts. लेकिन यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शंस है, या आपको जिस दिन से रिजेक्शन हुआ है क्लेम का, उसका विद इन 2 years के अंदर आपको, लेकिन ये कोर्ट के पास जाके ये क्लेम आपको करना पड़ेगा या कोर्ट को फाइल करना पड़ेगा. So underwriter. Now what is underwriter? Underwriter is a very important डिपार्टमेंट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बिकॉज ये जो इंश्योरेंस हम लोग खरीदते हैं किसी भी कंपनी की तरफ से, पास से, तो कंपनी की तरफ से जो लोग डिसाइड करते हैं कि मैं एज ए कस्टमर, मेरे को किस हिसाब से इस इंश्योरेंस पॉलिसी को दिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ माय रिस्क, तो ये जो डिसाइड करती है उसको बोला जाता है अंडरराइटर. सो अंडरराइटर का बेसिकली काम है कि रिस्क सिलेक्शन एंड रिस्क प्राइसिंग. इनका मेन काम होता है कि रिस्क को सिलेक्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड रिस्क को प्राइसिंग करना. नाउ नॉर्मली इंश्योरेंस के लिए जो फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रपोजल फॉर्म. एंड इसी प्रपोजल फॉर्म से अंडरराइटर अपना डाटा कलेक्ट करते हैं एंड उसी हिसाब से, उसी के आधार पे वो लोग इंश्योरेंस को इशू करते हैं. सो दैट्स व्हाई प्रपोजल फॉर्म इज कॉल्ड द बेसिस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. एंड आपको पॉलिसी मिलने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिलता है, दैट इज पॉलिसी बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड द एविडेंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट.
नाउ यस, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो ये जो डिसीजन अंडरराइटिंग टीम लेते हैं, सो फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर प्रपोजल फॉर्म, अंडरराइटिंग टीम को विद इन नेक्स्ट 15 डेज के अंदर लेकिन ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इस पॉलिसी को अगर एक्सेप्ट करता हूं तो ऑन व्हाट कंडीशंस, अगर मैं रिजेक्ट भी करता हूं तो ऑन वन कंडीशंस, ऑन व्हाट कंडीशंस. So normally they judge the risk on the basis of risk factors, that is standard lives. So standard life किसको बोलते हैं बेसिकली? रिस्क, जहां पे रिस्क, सब स्टैंडर्ड लाइफ जिसको बोलते हैं कि जहां पे रिस्क इज मोर देन स्टैंडर्ड लाइफ. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप और मैं, we are having the same age and we are applied for the same policy from the same company. But for example, आप एक हेल्थ कंसर्न पर्सन हो, आप जिम में जाते हो, आपका कोई नशा नहीं है, तो आपका क्या होगा, कंसिडर किया जाएगा एज ए प्रेफर्ड रिस्क. बट एज बिकॉज मैं शायद जिम में जाता नहीं हूं, मैं शायद ड्रिंक करता हूं, स्मोकिंग करता हूं, आई विल बी कंसिडर्ड एज सब स्टैंडर्ड लाइफ. सो सब स्टैंडर्ड रिस्क के लिए प्रीमियम नॉर्मली ज्यादा चार्ज किया जाता है. ना प्रेफर्ड रिस्क क्या होता है, जहां पे लोअर देन स्टैंडर्ड लाइफ. सो स्टैंडर्ड लाइफ से भी जहां पे रिस्क फैक्टर लोअर होता है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, सो इसको बोला जाता है प्रेफर्ड रिस्क. नाउ इंश्योरेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन. नाउ मान लीजिए आप लोग जानते होंगे कि ड्यू टू प्रेगनेंसी द चांसेस ऑफ डेथ इज ऑन द हायर साइड, हम लोग जानते हैं. सो प्रेग्नेंट वुमेन का मरने का चांसेस ज्यादा होते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी इन इंडिया. सो नॉर्मली अगर प्रेग्नेंट वुमेन, कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन अगर इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हैं, सो उनका पॉलिसी शायद अंडरराइटिंग टीम एक्सेप्ट कर लेगी, बट इट कुड बी एक्सेप्टेड विद ए रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज. रेस्ट्रिक्टिव मतलब उनका अगर प्रेगनेंसी के हिसाब से, अगर कारण से उनका मौत हो जाती है, then she will not get any claim, but for any other reason she will get the claim. So this is called restrictive clause. किसी भी रिस्क फैक्टर को रेस्ट्रिक्ट कर देना. So now agents are also called primary underwriter. Why? Because आप लोग क्या होते हो, आप लोग बेसिकली कस्टमर को आमने सामने देख पाते हो. So that's why you are called a. So आपका भी फर्ज बनता है कि आपको अगर लग रहा है कि कोई कस्टमर आपको झूठ बोल रहा है, तो you can also submit your report to the company. एक रिपोर्ट जिसको बोलते हैं एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. सो यू आर ऑल्सो प्राइमरी अंडरराइटर, ये आपका यहाँ पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ हैजर्ड, दैट इज फिजिकल हैजर्ड, मॉरल हैजर्ड एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड. सो टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग कितना होता है, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग बेसिक प्रोसेस. वन इज फाइनेंशियल, मतलब एक बंदा पॉलिसी का प्रीमियम जो दे रहा है, वो प्रीमियम देने का उसके पास क्षमता है कि नहीं है. मेडिकल अंडरराइटिंग, उसका कोई पुराना बीमारी है कि नहीं है, या करंट कुछ बीमारी है कि नहीं है. नॉन मेडिकल मतलब अदर स्टाफ कम्स अंडर दिस अंडरराइटिंग प्रोसेस. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट दैट इज कॉल्ड मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको इन शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MWP एक्ट 1874. सो यहाँ पे एक क्लू आपको देना चाहता हूं. अगर MWP एक्ट का अगर सवाल क्वेश्चन आपको मिलता है, तो आंख बंद करके आपका आंसर होगा ट्रस्टी या गवर्नमेंट ट्रस्टी. जहां पे भी ट्रस्टी लिखा जाएगा रहेगा, that will be your answer. Now what is MWP Act? It was formed to give married women एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी. सो यहाँ पे क्या होता है, ये पॉलिसी को लिया जा सकता है 2 तरीके से. वन इज हस्बैंड कुड टेक दिस पॉलिसी अंडर मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट फॉर हिज वाइफ, और मैरिड वुमन कुड टेक दिस पॉलिसी अंडर फॉर हरसेल्फ बेसिकली. बट दोनों में यहाँ पे हस्बैंड का कोई रोल नहीं रहेगा. यहाँ पे जो भी बेनिफिट होगा या तो उस मैरिड वुमन को मिलेगा, या तो उसके जो बच्चे उनको मिलेगा. नॉर्मली यहाँ पे कोई नॉमिनी रहता नहीं है, यहाँ पे होता है एक ट्रस्टी. तो ट्रस्टी को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ता है टू गेट द बेनिफिट. सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट में जो पॉलिसी हम लोग करते हैं, अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का सब कुछ ही बिकम इंसॉल्वेंट एंड कोर्ट ने उसका सब कुछ जब्त कर लिया है, लेकिन इस पॉलिसी में वो लोग हाथ लगा नहीं सकता है. सो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ क्रेडिटर्स, कोर्ट अटैचमेंट एंड इवन लाइफ इंश्योर. सो इसमें कोई नॉमिनेशन होता नहीं है एंड असाइनमेंट हो नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बेनिफिशियरीज अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP होता कौन कौन है, जैसे हमने कहा वाइफ अलोन इज द बेनिफिशियरी, और इनका 1 or more चिल्ड्रन कुड बी द बेनिफिशियरी आउट ऑफ इट. सो if no special trustee is appointed, तो क्या होगा, यहाँ पे amount will go to the official trustee of the state. Now another important point is key man insurance. Now key man होता क्यों है? Key man is the key person of any business unit. So key man मतलब कोई भी इसका डिसाइड कौन होता है, कैसे होता है कि मेरी कंपनी में की मैन कौन होगा, the board of director decides
हु विल बी द की मैन. सो की मैन मतलब जिसका कंट्रीब्यूशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है. सो अगर मान लीजिए उसका मौत हो जाती है, उनको अगर वो नौकरी छोड़ के चले जाते हैं दूसरा कंपनी में, तो कंपनी कुड इनकर ए ह्यूज लॉस. सो टू प्रोटेक्ट दिस लॉस और बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, दिस की मैन इंश्योरेंस को किया जाता है. एंड की मैन इंश्योरेंस एक ही आदमी के नाम से होता है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके आपको क्वेश्चंस मिल सकता है. तो जैसे मैंने क्लू दिया हूं, एमडब्ल्यूपी एक्ट का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर में ट्रस्टी विल बी द आंसर. ट्रस्ट भी जहां पे लिखा रहेगा दैट विल बी द आंसर. नाउ टर्म प्लान. नाउ व्हाट इज टर्म प्लान? टर्म प्लान इज बेसिकली अ प्योर इंश्योरेंस. इसमें कोई डेथ बेनिफिट, ओनली यू विल गेट ओनली डेथ बेनिफिट. इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट कस्टमर को मिलता नहीं है. नाउ ये एडवाइस किसको किया जाता है? बेसिकली एडवाइस फॉर दोज हु हैज अ लो बजट. Now this is the cheapest and low cost plan available in the market. Now इस प्लान को अगर कस्टमर चाहे can be converted into a whole life policy. So three types of insurance plan मिलते हैं basically. हमारे तो term plan होता है basically. One is level term plan, second is increasing term plan, and third is decreasing term plan. Now another important policy is mortgage redemption insurance. That is called MRI in short. Now what is MRI? Is a decreasing term insurance policy. So basically home loan borrower के लिए कोई भी लोन को कवर करने के लिए हम लोग इस पॉलिसी को लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल यू हैव टेकन ए लोन फॉर अपने फ्लैट खरीदा तो फॉर 20 साल के लिए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि मैं 20 साल जिंदा रहूंगा. तो मेरे को 20 साल नॉर्मली क्या होगा, 20 साल मेरे को ईएमआई भरना पड़ेगा. बट डाउन द लाइन इफ आई एम नॉट देयर और मेरा बैंक का लोन रह गया है तो बैंक कुड सीज माई प्रॉपर्टी. सो थ्रू दिस एमआरआई वी कुड प्रोटेक्ट दिस होम लोन. तो अगर मेरा मौत भी हो जाती है, द कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी, जो मेरा जितना बचा बाकी लोन रह गया है, दे विल गिव इट टू द इंश्योरेंस कंपनी, टू द बैंक. सो आप मेरा फैमिली को अगर कोई बर्डन नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड एमआरआई या मॉर्गेज रिजेक्शन इंश्योरेंस. एंड इसमें क्या होता है, प्रीमियम विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट फॉर द एंटायर पॉलिसी. यहाँ पे प्रीमियम हमेशा एक रहता है. एंड ये आप चाहो तो एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के साथ भी ले सकते हो और एडिशनल आप दूसरे पॉलिसी के साथ ऐड करके भी इसको आप ले सकते हो. नाउ इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जो जिसके लिए आपने यहाँ पे अप्लाई किया आज, तो इसका कुछ क्राइटेरिया होता है बेसिकली. ना इंश्योरेंस एजेंट लाइसेंसिंग कम्स अंडर सेक्शन 42 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938. ये जो लाइसेंस आपको मिलेगा, जिसके लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हो, जिसके लिए आप ये एग्जाम देने वाले हो, सो ये लाइसेंस होता है बेसिकली कम्स अंडर इंश्योरेंस एक्ट 1938 सेक्शन 42. नाउ इसके लिए क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10th फॉर रूरल जहां पे पॉपुलेशन इज लेस देन 5000 एंड 12th पास होना चाहिए फॉर अर्बन एरिया. सो ये आपके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है आपके लिए एंड उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है. ये जो लाइसेंस आपको मिलने वाली है, ये लाइसेंस का वैलिडिटी इज फॉर 3 years व्हिच इज गोइंग टू बी इशूड बाय IRDAI. नाउ इंश्योरेंस का अपॉइंटमेंट लेटर आपको 15 दिन के अंदर आपको बेसिकली पास होने के बाद आपको मिल जाता है. नाउ these are very important points. Now the thing is, हाँ, रिन्यूअल लाइसेंस के लिए आपको रिन्यूअल अगर जब करना है आपको होगा, आपका नॉर्मली आज के दिन में उसका रिन्यूअल फीस इज 250 रुपीज. नाउ इंश्योरेंस क्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. व्हाट इज क्लेम? बिकॉज ये हम लोगों का सबका नजर रहता है कि कंपनी का क्लेम कैसा है. नाउ व्हाट इज अ क्लेम? क्लेम इज बेसिकली अ डिमांड वेयर इंश्योरर कीप्स देयर प्रॉमिस. तो आपने क्या किया, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपने अपना प्रीमियम जमा कर दिया है, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से आपको जब भी जो भी मिलना था फाइनेंशियली, दैट इज योर डिमांड. सो ये जो प्रॉमिस इंश्योरेंस कंपनी रखने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड द क्लेम. सो एज पर IRDA, डेथ क्लेम, कोई भी डेथ क्लेम हैज टू बी सेटल्ड बाय एनी इंश्योरेंस कंपनी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द ऑफ द डॉक्यूमेंट, डेथ क्लेम का डॉक्यूमेंट. ये रूल है कि अगर कोई भी डेथ क्लेम सबमिट होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास, एज पर IRDA नॉर्म्स, वो डेथ क्लेम को विद इन 30 days के अंदर सेटल करना ही पड़ेगा. अगर मान लीजिए डेथ क्लेम मिलने के बाद कंपनी को और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट, जिस दिन कस्टमर ने सबमिट किया है उसका नेक्स्ट 15 days के अंदर कंपनी कुड आस्क फॉर द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, दैट टू इन ए सिंगल लेटर. एक ही लेटर में वो कस्टमर से मांग सकते हैं उसको ज्यादा और क्या चाहिए, उसके बाद वो नहीं मांग सकते हैं और 30 days के अंदर उसको क्लेम सेटल करना ही पड़ेगा. नाउ देयर आर 2 types ऑफ डेथ क्लेम. वन इज कॉल्ड RD डेथ क्लेम. और होता क्या है बेसिकली, अगर पॉलिसी लेने का फर्स्ट 3 years के अंदर किसी कस्टमर का मौत हो जाती है, सो दैट विल कम अंडर अर्ली डेथ क्लेम.
अगर 3 years के बाद में कोई भी डेथ होता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डेथ क्लेम. इन केस ऑफ अर्ली डेथ क्लेम, ऑफिशियली कंपनी के पास इन्वेस्टिगेट करने के लिए देयर आर 180 days. उस टाइम लेकिन अर्ली डेथ क्लेम के लिए 30 days लागू नहीं होता है. वहां पे कंपनी अगर चाहे तो उस डेथ क्लेम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. सो इसके लिए उनको पास टाइम होता है 180 days या 6 months. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मान लीजिए एज पर नॉर्म्स कि 30 days के अंदर किसी क्लेम को, डेथ क्लेम कंपनी को देना ही पड़ेगा. ये बाई चांस किसी भी कंपनी की तरफ से ये डेथ क्लेम देने में देरी हो गया है, तो डिले ऑफ सेटलमेंट के हिसाब से 2% आप एडिशनल कंपनी की तरफ से देना पड़ेगा कस्टमर को. कंपनी हैज टू पे 2% एक्स्ट्रा टू द कस्टमर और टू द कस्टमर और टू द नॉमिनी. नाउ व्हाट इज इंक्वेस्ट रिपोर्ट? इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर एक्सीडेंट डेथ क्लेम. कोई भी डेथ अगर एक्सीडेंटली होते हैं तो उसके लिए इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज मैंडेटरी. नाउ प्री अजम्पशन ऑफ डेथ, व्हाट इज दैट? अपार्ट फ्रॉम डेथ, देयर आर सेवरल इंसिडेंट्स हैपेंस, दैट इज अ पर्सन इज मिसिंग. सो अगर मिसिंग पर्सन है तो मेरे को मालूम नहीं होता है कि वो बंदा जिंदा है या मर गया है. सो प्री-असम्पशन ऑफ डेथ कम्स अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. सो इसमें क्या कहा जाता है? बेसिकली इफ अ पर्सन इज मिसिंग फॉर 7 years, तो आफ्टर 7 years, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 years, द इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेयर्स दैट पर्सन एज डेड. तो मिसिंग पर्सन में नॉर्मली डेथ क्लेम में मिलता है. लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर किसी कस्टमर ने पॉलिसी लेने का मिसिंग हो गया है और उसके परिवार को अगर क्लेम लेना है, तो जितना भी फ्यूचर प्रीमियम बाकी अगर रह गया है, तो द फैमिली मेंबर हैज टू पे द और हैज टू कंटिन्यू द प्रीमियम. नाउ सुसाइड क्लॉज में अगर किसी का डेथ होता है, तो इफ एनीवन डाइज ड्यू टू सुसाइड विद इन 1 year, तो उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा 1 year 365 days में. तो आफ्टर 1 year इफ एनीवन कमिट्स सुसाइड, ही इज और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट द एंटायर डेथ क्लेम. Now health insurance, very important. Now health insurance deal with morbidity. Morbidity मतलब बीमारी. So normally morbidity premium is higher than mortality premium. Normally health insurance का premium normal insurance premium से थोड़ा ज्यादा होता है. एक चीज याद रखना पड़ेगा, for health insurance claim, अगर आपको health insurance claim करना है, तो आपको minimum 24 hours hospitalization होना जरूरी है. Otherwise you are not entitled to get health insurance का claim. सो इसका बेसिकली प्रोसेसिंग टाइम लगता है 15 days. तो आप अगर चाहो, आपका हॉस्पिटल होने के बाद, आप डिस्चार्ज होने के बाद, आप 15 days के अंदर आपको जो भी क्लेम सबमिट करना है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट विद इन 15 days आपको जमा करना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी? क्रिटिकल इलनेस बेसिकली एन एडिशनल बेनिफिट. इसमें भी आप बीमारी को कवर कर सकते हो, बट ये हेल्थ इंश्योरेंस में नहीं है. बेसिकली कम्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस. यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट को, एडिशनल बीमारी को कवर कर सकते हो. इसमें क्या होगा, आपका अगर क्रिटिकल इलनेस से पकड़ा जाता है, तो आपका जो सम एश्योर्ड है तुरंत पे किया जाता है फॉर डायग्नोसिस ऑफ इलनेस. सो इसके लिए राइडर का, क्रिटिकल इलनेस राइडर का वेटिंग पीरियड इज 90 days. नाउ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESIS 1948 में जो हुआ था, ये होता है बेसिकली फॉर सिकनेस, डिसेबलमेंट, मैटरनिटी एंड डेथ ऑफ एम्प्लॉय के लिए इसमें कवरेज होता है. So, अगर if you have any pre-existing disease, the waiting period for pre-existing coverage is 48 months. Now, policy conditions के बारे में बात करेंगे अभी. Now, FPR, what is FPR? FPR is a fast premium receipt. So, policy लेने के बाद, after paying the premium, जो receipt हम लोगों को इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है, that is called APR या फास्ट प्रीमियम रिसीट. एंड यही डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना पड़ता है फॉर ITR बेनिफिट बेसिकली. नाउ ग्रेस पीरियड होता क्या है? इट इज फॉर 1 month और 30 days. मतलब एक पॉलिसी आपने लिए हैं, सो पॉलिसी वी कुड टेक एनी पॉलिसीज इन 4 modes, दैट इज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली. सो मंथली में आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा, बिकॉज जैसे 30 days खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का प्रीमियम का ड्यू आ जाएगा. तो नॉर्मली मंथली में यू विल गेट 15 days, बट क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड एनुअली में यू विल गेट 31 month और 31 days एज ग्रेस पीरियड. नाउ इस ग्रेस पीरियड में आपको कंपनी की तरफ से एडिशनली दिया जा रहा है ये डेट को टू पे द प्रीमियम. नाउ इन केस आपने अगर ग्रेस पीरियड में प्रीमियम जमा नहीं कर पाए, रिन्यूअल प्रीमियम, लेकिन आप किसी का अगर मौत हो जाती है, तो कंपनी विल टेक उनका जो प्रीमियम ड्यू था उनके पास था, मतलब प्रीमियम वो माइनस करके बाकी पूरा क्लेम आपको दिया जाएगा. लेकिन अगर ग्रेस पीरियड किसी भी कारण से इट क्रॉसेस ओवर,
then the policy will be treated as lapse. So वहां पे कंपनी का तरफ से कस्टमर को कुछ नहीं मिलने वाला है. The insurance cover ceases. So this is very important. So policy documents जो हम लोग को मिलता है, policy bonds by documents, उसका there are 4 parts into it. That is one is schedule, second is standard provision, third is specific policy provisions and claim procedure. तो ये कोई भी policy document 4 part में divide होता है. So already we know कि एक टर्म प्लान को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं होल लाइफ प्लान में. Now what is free look period? मतलब अगर पॉलिसी लेने के बाद आपको पता चल रहा है कि आपके साथ आपको मिससेल किया गया है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग द पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जिस दिन आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिला है उससे नेक्स्ट 15 डेज के अंदर आप चाहो तो पॉलिसी को आप कैंसिल कर सकते हो. सो दिस इज द टाइम यू विल गेट द, इसको बोला जाता है फ्री लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड. नाउ व्हाट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन. डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपका फंड, आपके पास जो भी फंड है, व्हाट इज द मनी यू आर हैविंग, यू शुड पुट योर मनी इन डिफरेंट बकेट्स. एक जगह में इन्वेस्ट करना जरूरी, बेसिकली इज नॉट परमिशेबल और एडवाइजेबल. सो एक आपका जो पैसा वेरियस बकेट्स में इन्वेस्ट करना, इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, सो दैट यू कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट. नाउ व्हाट इज एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट बेसिकली मतलब चेंजेस एज पर इंश्योरेंस. कोई भी चेंजेस को एंडोर्समेंट बोला जाता है. आफ्टर पॉलिसी लेने के बाद अगर मान लो यू हैव टू चेंज योर, आपको अगर आपका नॉमिनी चेंज करना है, आपको एड्रेस चेंज करनी है, आपको अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, एनी चेंजेस यू वांट टू मेड in insurance policy is called endorsement. So insurance is a legal contract between insurer, insurance company and insured, जिसको बोला जाता है customer. Now elements of valid contract, क्या क्या elements valid contract के लिए होता है? What is offer and acceptance, consideration, consensus ad idem, free consent, capacity of the parties and legality of the object. So these are the basic elements of any valid contract. What is KYC? Know your customer. तो KYC के लिए बेसिकली आपको लगता क्या है? रिक्वायरमेंट ऑफ KYC इज रिसेंट फोटो, एज प्रूफ, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ. नाउ एज प्रूफ का दो तरीके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एज प्रूफ. वन इज स्टैंडर्ड, वन इज नॉन स्टैंडर्ड. सो स्टैंडर्ड क्या होता है? बेसिकली जहां पे क्लियरली इन एनी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड. लाइक पासपोर्ट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट. नॉन स्टैंडर्ड इश्यूज किसको बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड राशन कार्ड, हॉरोस्कोप, वोटर आईडी कार्ड एंड विलेज पंचायत. सो वोटर आईडी कार्ड में आज के दिन में नाउ एडिशन हो रहा है. वी आर नाउ पुटिंग डेट ऑफ बर्थ आल्सो. सो अगर डेट ऑफ बर्थ वाला वोटर आईडी कार्ड आपको मिल जाता है, दैट माइट बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड. अदरवाइज वोटर आईडी कार्ड इज कंसिडर्ड एज ए नॉन स्टैंडर्ड एज. सो PMLA, व्हाट इज दैट? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इंजेक्टिंग ब्लैक मनी इनटू द सिस्टम. सो इसको प्रिवेंशन करने के लिए एक एक्ट ला गया था, दैट इज इन द ईयर 2002. फास्ट इसका came into effect from 1st July 2005. So there are 3 stages of money laundering. One is placement, second is layering and third is integration. So अगर किसी को पकड़ा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, तो there could be imprisonment of 3 to 7 years and there could be a fine of up to 5 lakhs of rupees. So normally in the financial market there are various types of products. One is called the transactional product. So it is very easy to remember. Transactional मतलब क्या होता है? आप जहां पे रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हो, तो दैट इज बैंक डिपॉजिट्स. कॉन्टिजेंसी या इमरजेंसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस. अगर आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, देयर इज शेयर्स. सो इफ द क्वेश्चन कुड कम कि बेस्ट टाइम फॉर डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग, तो क्या होगा? जैसे आपका इनकम शुरू होगा, फंड्स गेट इज फर्स्ट सैलरी, यू शुड पुट योर मनी, यू शुड प्लान योर फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, सो मनी बैक प्लान में होता क्या है? यू विल गेट ऑटोमेटिक एंड पीरियडिक पेमेंट्स. एक रेगुलर इंटरवल में आपको पैसा वापस दिया जाता है सम एसेट को तोड़ को. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मनी बैक प्लान. एंडोमेंट प्लान होता क्या है? जहां पे आपको प्रोटेक्शन प्लस कैश वैल्यू आपको मिलता है, इसको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान. नाउ डेथ बेनिफिट अंडर यूलिप प्लान में क्या होता है? यूलिप इज अ मार्केट लिंक प्लान. यहाँ पे सम एश्योर्ड और फंड वैल्यू जो भी हाई होगा, दैट विल बी योर डेथ बेनिफिट अंडर यूलिप प्लान. एंड इंश्योरेंस इंटेंजिबल प्रोडक्ट, मतलब इसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट. एंड इन यूलिप पॉलिसी, जो मार्केटिंग पॉलिसी होते हैं, वहां पे रिस्क इज टोटली हैज टू बी बोर्न बाय द इंश्योर्ड. मतलब कस्टमर का ही रिस्क फैक्टर है. ये रिस्क कंपनी, आपका रिस्क आप ही को लेना पड़ेगा. ना हाउस होल्डर इंश्योरेंस में आता क्या है? बेसिकली देयर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स आर कवर्ड अंडर हाउस होल्डर
इंश्योरेंस. Now, what is savings? Savings का definition क्या है? It's a combination of postponement of consumption and parting with liquidity. मतलब क्या है? मैं अभी consumption पैसा जो मेरे को मिला है, उसको मैं खर्चा नहीं कर रहा हूँ, खर्चा को मैं postpone कर रहा हूँ, और मैं उसको मैं save कर रहा हूँ, और liquidity को मैं control कर रहा हूँ. So it is a combination of postponement of consumption and parting with liquidity. So what are the principle of life insurance? Insurable interest. What is insurable interest? मतलब अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, भले आपके नाम पे या किसी के नाम पे भी, तो what is the reason for taking this insurance? Called the insurable interest, and it should be present at the time of inception of life insurance. आप जब भी पॉलिसी ले रहे हो उसी टाइम इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट लागू होता है, and at the time of claim of marine insurance, and both times for non life insurance. Now ये इंश्योरेंस प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सेल्फ के बारे में, हाउस वेन वाइफ अगर एक दूसरे के नाम पे ले रहा है, पेरेंट चिल्ड्रन के नाम पे ले रहा है, क्रिएटर डेटा लेना है, एम्प्लॉयड ले रहा है, तो ये शुरू से लागू हो जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. सो प्रिंसिपल आटमोस्ट गुड फेथ क्या है? एज पर इंश्योरेंस लॉ, इंश्योरेंस एक्ट, बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी एंड कस्टमर दोनों को ही गुड फेथ में ये बिजनेस चलता है बेसिकली. तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बोथ द पार्टीज कि आपके पास जो भी जानकारी है अपने बारे में, यू शुड गिव इन फुल डिटेल्स टू द अपोजिट पार्टी. सो अगर आपका बीच ऑफ आर्टिफिस गुड फेथ हो जाता है तो इट इज कॉल्ड द नॉन डिस्क्लोजर एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स. द प्रिंसिपल ऑफ इंडियनिटी, व्हाट इज दैट? इट इज कंपेंसेटेड अप टू द अमाउंट ऑफ लॉस. नॉर्मल क्या होता है? इट कम्स अंडर लाइफ इन जनरल इंश्योरेंस. तो यहाँ पे जितना खर्चा होता है, जितना लॉस होता है, उतना ही भरपाई होता है. नाउ Section 45 of Insurance Act 1938 क्या कह रहा है? Basically, indisputable clause. So it is applicable for 3 years from the date of policy. Now, nomination and assignment. So as we all know कि nowadays nomination is very important. आपको nominee रखना ही पड़ेगा for the security of your future for your investments. So nomination is also comes under 1938 Insurance Act, Section 39 of Insurance Act 1938. नॉमिनी अगर आप चाहो एक रख सकते हो, आप चाहो एक से ज्यादा रख सकते हो. तो अगर एक रखोगे तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट द नॉमिनेशन विल बी 100%. लेकिन एक से ज्यादा अगर आपको नॉमिनी रखना है तो आपको बोलना पड़ेगा कंपनी को कि मेरा नॉमिनी का शेयर क्या होगा. सो इफ द नॉमिनी इज माइनर, देन देयर इज another person is required, that is called appointee, and nominee has no full rights on the whole or of the claim. Now what is assignment? Assignment is basically transfer of rights. तो जैसे हम प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, घर को बेच सकते हैं, गाड़ी को बेच सकते हैं, सेम वे वी कुड सेल आउट असाइनमेंट. आवर पॉलिसी को हम लोग असाइन कर सकते हैं, ओनरशिप को चेंज कर सकते हैं. सो देयर आर टू, इट कम्स अंडर सेक्शन 38 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938. देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ असाइनमेंट. अगर मैं चाहूं तो मैं अपना पॉलिसी को हमेशा के लिए किसी को दे सकता हूं, एंड या तो चाहे मैं कंडीशनल भी दे सकता हूं. सो असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर ऑफ राइट ऑफ द पॉलिसी. अगर मैं अपना पॉलिसी किसी को असाइन करता हूं, मेरा अपना नॉमिनेशन जो है वो ऑटोमेटिक इट विल स्टैंड एज कैंसिल्ड. सो होप यू हैव लाइक द सेशन. तो अगर लाइक किए हो तो यहाँ पे भी एक लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो. एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज प्रैक्टिस. नाउ इन माई स्क्रीन आई विल गाइड यू हाउ टू प्रैक्टिस. इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ, अगर आप मेरा ये वीडियो 1-2 बार सुन लोगे और जिस हिसाब से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आप उसको फॉलो करोगे, आप आसानी से पास हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट, दैट इज ऑन प्रैक्टिस. प्लीज 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 लिसन टू मी वेरी केयरफुली. फर्स्ट गो टू योर मोबाइल का होम स्क्रीन एंड ओपन प्ले स्टोर ऐप एंड टाइप IC38 एग्जाम ऐप. द लोगो ऑफ द ऐप इज दिस. इसी को ही डाउनलोड करना है एंड नेक्स्ट ओपन इट. आप जब इसको ओपन करने जाओगे दे विल आस्क फॉर योर नेम एंड ईमेल आईडी. ये दोनों चीज़ डाल के आप इसको ओपन कर लोगे. जैसे नाउ इट इज शोइंग माय नेम कौशिक दत्ता, मेरा ऐप ओपन हो चुका है. हियर यू विल गेट 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग लिंक्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड लाइव एग्जाम का लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा. फर्स्ट आप ओपन करोगे प्रैक्टिस टेस्ट. इन द IC38 सिलेबस देर आर 21 चैप्टर्स, 21 चैप्टर्स है. तो यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा फॉर प्रैक्टिस. नाउ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग चैप्टर वाइज. एक एक करके सारे चैप्टर्स को आपको प्रैक्टिस करना है. सो व्हाट विल हैपन, लेट्स सी. प्रैक्टिस लिंक में जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे ना
तो आपको तुरंत लोग दिखा देगा कि आपका क्वेश्चन सही है गलत है। अगर सही होगा तो ग्रीन दिखेगा, और अगर गलत होगा तो उसमें रेड मार्क हो गया, जो सही आंसर हो वो ग्रीन में आपको दिख जाएगा। इसी हिसाब से आपको हर एक चैप्टर्स को, हर एक मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस कर लेना है। सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा, एंड यू विल गेट अ आइडिया कि आपका क्वेश्चन सही जा रहा है, आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है। इसी हिसाब से आप पहले सारे चैप्टर्स को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड देन गो टू लाइव एग्जाम। एंड दिस लाइव एग्जाम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो पास करना एकदम आसान है। जैसे आप लाइव एग्जाम ओपन करोगे तो दे विल टेक यू टू द एग्जाम मॉड्यूल पेज, जहाँ पे आपको डेली उस दिन का या नेक्स्ट डेज ऑनवर्ड्स का सारे क्वेश्चन सेट्स मिल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 13 फरवरी, इफ आई एम ओपनिंग इट ऑन 13 फरवरी और 12 फरवरी, तो 13 तारीख का 11 बजे का और शाम को 6 बजे का, 14 का 11 बजे का शाम को 6 बजे का, जो क्वेश्चंस एग्जाम में मिलने वाला है कैंडिडेट लोगों को, दैट इज ऑलरेडी देयर, वन सेट इज देयर फॉर यू फॉर प्रैक्टिस, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइव एग्जाम्स। So let me show you the live exam का डेमो, how to practice. As because today is 20th February, मैं शाम को इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखो मॉर्निंग 11 वाला सेशन इज नॉट अवेलेबल, सो ओनली 6 PM का अवेलेबल है, बिकॉज आई एम डूइंग इट आफ्टर 6 PM. सो व्हाट विल डू, देखो आप जैसे सेट को ओपन करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट कि कितना क्वेश्चन है ओरिजिनल। देयर आर 50 क्वेश्चन जो आपको एग्जाम सेंटर भी मिलेगा, टोटल मार्क्स 50 एंड ड्यूरेशन 60 मिनट्स, 1 घंटे का टाइम। दैट इज द सेम थिंग यू विल गेट इन द एग्जाम हॉल ऑल्सो। ये आपको क्या करना है, फिर इसको अनलॉक करना है। जैसे अनलॉक करोगे तो क्वेश्चन सेट्स विल बी देयर फॉर यू फॉर प्रैक्टिस। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो यहाँ पे हर एक आंसर जो भी आप डालोगे सबका कलर आ जाएगा ग्रीन, बट दैट डजंट मीन यू आर राइट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लाइव एग्जाम में जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आप कोई भी आंसर्स मार्क करोगे, इट विल कम ग्रीन, बट दैट डजंट मीन इट इज राइट। सो आपको क्या करना है, पूरा सेट का 50 क्वेश्चन को पहले आंसर करो। टू गिव एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 20 एग्जाम को करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको रिव्यू करना है। बट एक बार यहाँ से आप आधा करके निकल जाएगा तो दोबारा घुस नहीं पाओगे, मेक इट वेरी क्लियर। तो यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, जो भी आंसर करोगे इट विल रिफ्लेक्ट एज ग्रीन। तो मैं रैंडम कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे आंसर्स को डोंट कंसीडर, बिकॉज हम जस्ट आपको शो करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ रैंडमली। इट मे बी राइट, इट मे बी रॉन्ग। सो जस्ट टू शो यू द डेमो, आई एम जस्ट क्लिकिंग द आंसर। सो आई हैव जस्ट टू शो यू, आई हैव जस्ट क्लिक 20 क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट। तो जैसे आप सबमिट करोगे दे विल शो यू कि आपने कितना क्वेश्चंस का आंसर दिए हो, उसमें कितना करेक्ट है कितना रॉन्ग है। So there were 50 questions, attempted 20, not attempted 30, correct हुआ है 11 and wrong हुआ है 9. So you got score is 22%. So now you have to review. जो नीचे रिव्यू बटन आ रहा है ना, इसको खत्म करने के बाद आपको रिव्यू करना है। तो आपको अब दिख जाएगा कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही था एंड कौन सा आंसर्स गलत था। इसी हिसाब से आपको डेली 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना है, सुबह 11 बजे के बाद एंड शाम को 6 बजे के बाद। तो आप आराम से पास कर जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम सेंटर में जब जाओगे यू शुड कैरी अ पेन, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, ये जरूर कैरी करना। एंड एग्ज़ाम आपका जिस दिन होगा, जिस टाइम में होगा, प्लीज़ बी देयर बिफोर टाइम, बिकॉज 1 मिनट में अगर देरी करोगे आप तो यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जाम सेंटर, और अलाउ नहीं किया जाएगा आपको एग्जाम देने में। सो ये याद रखिएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर एनी चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग दिस सेशन। मेरा कमेंट सेक्शन तो है ही इस लिंक के साथ, तो उसमें कमेंट कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फाइनली अगेन आई एम टेलिंग यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर एंड फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। बाय बाय, टाटा।